आप सभी शिक्षार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में पारित हुआ था। आज के वीडियो के विषय वस्तु के संदर्भ की बात करें तो हम लोग स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन में भारत में शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने अब तक 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट, 1834 का मैकाले विवरण पत्र, विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले विवरण पत्र की स्वीकृति, उर्स घोषणा पत्र 1854 ईस्वी, स्टैनली का घोषणा पत्र, स्टैनली का आदेश पत्र 1859, हंटर कमीशन और शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और इसी कड़ी को निरंतर करते हुए हम लोग आज भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान किया और विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। आप ये साल याद रखेंगे, पहली बार भारत में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई है 27 जनवरी 1902 को। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने जो अपने प्रस्ताव सुझाए हैं, जो सुझाव दिए हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सिफारिशों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने यह सिफारिश किया कि भारत में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, नए विश्वविद्यालय खोले जाए। और भारतीय विश्वविद्यालय के आयोग के अनुसार ही जो वर्तमान विश्वविद्यालय थे वहाँ पे शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। भारत में एक तो नए विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए और तत्कालीन जो विश्वविद्यालय थे, उस समय जो विश्वविद्यालय थे भारत में, वहाँ के शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाए। विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्यों की संख्या घटाई जाए और उनकी अवधि कम की जाए। जो सिंडिकेट के सदस्य हैं, सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक करनी चाहिए और सिंडिकेट के मेंबर्स का जो निर्वाचन है वो सीनेट के द्वारा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। साथ ही साथ यह आयोग ये सिफारिश करता है कि इंटरमीडिएट की कक्षाओं को विश्वविद्यालय में समाप्त कर देना चाहिए और 3 वर्ष का स्नातक का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोर्स की जो अवधि है वो 3 वर्षों की होनी चाहिए और इंटरमीडिएट की कक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के मान्यता संबंधी नियमों को कठोर बनाया जाए और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में योग्य शिक्षकों को ही सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये सिफारिश भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक नया कानून बनाया जिसे हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं और ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा प्रशासनिक संशोधन जो किए गए, हम लोग उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा सीनेट के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 की गई और अधिकतम 100 निर्धारित की गई। पहला प्रशासनिक परिवर्तन हम लोग ये देखते हैं कि सीनेट के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 की गई है और अधिकतम 100 निर्धारित की गई और सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसको 5 वर्षों तक तय किया गया। सीनेट के सदस्यों की कार्य अवधि 5 साल तक के लिए निर्धारित किया गया है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के जो यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ के सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या 15 किया गया है। वहीं सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक किया गया है और गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि वो विश्वविद्यालय की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, उसको वो निर्धारित करे। ये था लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित भारतीय शिक्षा अधिनियम 1904 में
किए गए प्रावधान और संशोधन। लॉर्ड कर्जन के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बाद हम लोग ना अब शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 ईस्वी और शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 ईस्वी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने ना शिक्षा नीति के संबंध में जो सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें जो मुख्य बिंदु शामिल हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 के माध्यम से अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसके जो उल्लेखनीय बिंदु हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। हम लोग मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का कर्तव्य होगा। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए और अब तक इस दिशा में किए गए प्रयास जो सरकार के द्वारा किए गए हैं वो काफ़ी नहीं थे। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सरकार के द्वारा होना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए और सरकार ने अब तक जो इस दिशा में प्रयास किए हैं वो प्रभावशाली नहीं रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी प्रस्ताव किया गया शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 में। साथ ही साथ इसने ये भी प्रस्ताव रखा है कि प्रांतीय शिक्षा पर व्यय प्रांतीय राजस्व पर एक प्रमुख भार समझा जाना चाहिए। जो प्रांतीय शिक्षा है उसके ऊपर व्यय करना, जो प्रांतीय सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उससे करना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण के स्तर को उन्नत बनाने के लिए सहायता अनुदान के नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। विद्यालय में शिक्षण को सुधारा जा सके उसके लिए जो सहायता अनुदान नीति थी उसको प्रभावशाली बनाना चाहिए और महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षण के स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये 5 प्रस्ताव हम लोग देखते हैं जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 में रखे गए हैं। अब हम लोग शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 को भी देखेंगे। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में ना ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सम्राट की तरफ से शिक्षा के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया कि ब्रिटिश सम्राट भारत में शिक्षा का प्रसार चाहते हैं और सम्राट की इच्छा के अनुरूप ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा का विस्तार करेगी। इस प्रयास के तहत शिक्षा को गृह विभाग से अलग करके एक पृथक शिक्षा विभाग बनाया गया। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में शिक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, एक अलग विभाग बनाया गया। पहले शिक्षा गृह मंत्रालय के अधीन होता था। 1911-12 में आयोजित शाही दरबार में सम्राट की इच्छा से शाही कोष से शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए की अनुदान दी गई। 1911-12 में ना शाही सम्राट इंग्लैंड के सम्राट भारत आए थे, तो उनके सम्मान में जो शाही दरबार आयोजित हुआ उस शाही दरबार में सम्राट ने भारत में शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए की दान की घोषणा की। भारत सरकार के 1913 के संकल्प में सम्राट की इच्छा के अनुसार प्रांतीय सरकारों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। सम्राट की तरफ से जो दान मिले वो प्रांतीय सरकार को दिए गए शिक्षा के विकास के लिए। देखिए, सरकार का ये जो शिक्षा प्रस्ताव है इसमें उच्च शिक्षण संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र और अंडर ग्रेजुएट छात्रों के चारित्रिक विकास पर जोर दिया गया है। इस प्रस्ताव ने वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार के संसाधनों का अधिकतर भाग स्वेच्छा से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर खर्च करने की पुष्टि की। 1913 का जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव है उसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ये आश्वासन दिया गया है कि सरकार अपने संसाधन का अधिकतर भाग स्वेच्छा से प्राथमिक शिक्षा के ऊपर निवेश करेगी। शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1913 में ही स्कूल के पाठ्यक्रम में सफाई को महत्व दिया गया। स्कूल के पाठ्यक्रम में सफाई को सम्मिलित किया गया और छात्रों के स्वास्थ्य जांच पर बल दिया गया।
इसी प्रस्ताव में महिला शिक्षा तथा बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति पे बल दिया गया है। इस प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को महत्वपूर्ण माना गया और शिक्षा के लिए अनुदान देने की पद्धति को और भी लचीला बनाया गया है। इस प्रस्ताव ने 1902 के विश्वविद्यालय आयोग की इस अनुशंसा का अनुमोदन किया कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य निकाय द्वारा सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा आयोजित किया जाए। देखिए, 1902 के विश्वविद्यालय आयोग ने इंटरमीडिएट को विश्वविद्यालय से अलग करने की बात की थी और यही प्रस्ताव, यह शिक्षा संबंधी नीति 1913 में भी रखा गया है कि जो सेकेंडरी के एग्जाम है उसको विश्वविद्यालय से अलग किया जाए। शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1913 में शिक्षक सेवा के अधीन कार्यरत शिक्षकों के वेतन और भविष्य में प्रोन्नति के लिए अवसर दिए जाने की बात की गई। शिक्षा के सभी शाखाओं में शोध पे महत्व दिया गया, शोध को प्रोत्साहित किया गया, शोध पे जोर दिया गया। इस प्रस्ताव ने यह स्वीकार किया है कि 1904 के अधिनियम के कारण बम्बई, मद्रास, पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही साथ प्रस्ताव ने संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के क्षेत्र को घटाने तथा इनके केंद्र पे पुस्तकालय और पर्याप्त शिक्षक निकायों के विकास पर बल दिया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1904 और शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और भविष्य में लाभान्वित होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिनके लिए यह जानकारी उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद।